ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। आज की सभा खुशियों की सभा है, उत्सव की सभा है। एक जागृति हर एक के मन में है। वर्तमान समय देखा जाए तो मानव जीवन एक दिशाहीन, मूल्यहीन, भटकता हुआ जीवन बन गया है। चारों तरफ वो कराह, वो पुकार हम सब सुन रहे हैं। समय की संवेदना ऐसी है। इस घड़ी में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो विगत 8 दशकों से भी अधिक समय से अविराम रूप से नैतिक मूल्यों के उत्थान हेतु इस समाज के शीघ्र दैवी गुणों एंड मानव जीवन में कैसे हम वो डिवाइन वर्चूज को लाएं, वो सेवाएं प्रदान कर रहा है। 1936-37 में ये एक बीज जो सिंध, हैदराबाद, कराची में लगाया गया, आज संपूर्ण विश्व के अंदर 140 देशों में एक विशाल वटवृक्ष के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। आप सबको बताते हुए अति हर्ष हो रहा है। आप जैसे घर परिवार से जुड़े हुए लाखों लाख भाई बहनें, जिन्होंने स्वयं के जीवन को भी सजाया संवारा है, साथ साथ अपने घर परिवार को भी एक नई दिशा और दशा प्रदान की है। आप सबके मध्य से निकले हुए ही वो भाई बहनें हैं जो चारों तरफ अपने चेहरे से, अपने दिव्य कर्मों से वो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसी संस्था है जिसको लीड करने का काम बहनें कर रही हैं। मातृ शक्ति के हाथ में वो गौरव है, वो शक्ति है जो संगठन को एक करके आगे बढ़ा सकते हैं, चला सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसका मुख्यालय माउंट आबू, राजस्थान में है। और बहुत गर्व के साथ हम बताना चाहेंगे, हमारी पूर्व मुख्य प्रशासिका, जिनका कल 27 मार्च को हम सब ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने 5वीं पुण्य तिथि मनाई, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय दादी जानकी जी, जिन्होंने 104 वर्ष तक इस संस्था को लीड किया, एक बालक बनकर, एक युवा बनकर, एक मां बनकर, एक नेता बनकर, परंतु कभी भी उन्होंने अपने को हेड नहीं समझा। कैलिफोर्निया में उनका एनकाउंटर किया, उनका टेस्ट किया और उसमें आदरणीय दादी जी को खिताब मिला, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, डेल्टा लेडी के खिताब से नवाजा गया। ऐसी वो संस्था जिनको इन आत्माओं ने लीड किया। और वर्तमान समय भी बहुत हर्ष और गर्व के साथ हम बताना चाहेंगे, हमारी मुख्य प्रशासिका वर्तमान समय 101 वर्ष की परम श्रद्धेय, परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी है। आज ये संस्था इन पूर्वज आत्माओं की देन है जो हर समाज, हर वर्ग में अपना कार्य कर रही है। इसके साथ साथ राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा हमारे 20 विंग्स बने हैं। उन 20 प्रभागों के द्वारा समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं रहा जहां ये सेवाएं नहीं दी गई। 1981 में ब्रह्मा कुमारी इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड प्राप्त हुआ। साथ साथ 7 पीस मैसेंजर के अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। ये वो संस्था, वो परिवार है, वो कार्य है जो समाज को परिवर्तन की ओर ले जा रहा है। और वर्तमान समय देश और विश्व की हालत को हम देख रहे हैं। आज हम सबको कदम बढ़ाना है। स्व के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन हम कर सकते हैं। ग्लोबल कॉपरेशन फॉर द बेटर वर्ल्ड की वो स्थापना, पुनः वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम आप सब मिलकर के ले आए। आज इसी टॉपिक को लेकर के, इसी विषय को लेकर के आज हम इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। कहा जाता है, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा,
कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया हमें स्वतः जलाना होगा, हमें स्वतः जलाना होगा। आज उस दीपक की लौ की प्रारंभ हम यहाँ से करें, जो समाज के अंदर वो दीपक चारों दिशाओं में फैल जाए। इसी विषय को लेकर जिंदगी बने आसान, उस जिंदगी को हम आसान कैसे बनाएं? हमारे मध्य परम श्रद्धेय, परम आदरणीय उषा दीदी जी माउंट आबू से चलकर हमारे मध्य आए हैं। हम दीदी से मान सम्मान के साथ अनुरोध करते हैं, कृपया आप मंच पर आकर के हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। आप सब जोरदार करतल ध्वनि से परम आदरणीय दीदी जी का सम्मान और सत्कार करें। ओम शांति। आज हमारे इस सभा में समाज के बहुत से गणमान्य भाई बहनें उपस्थित हैं। समाज सेवा प्रभाग, जैसे अभी हमने बताया, ब्रह्मा कुमारीज में 20 विंग्स हैं जिनके द्वारा ये सेवाएं हो रही हैं। उसमें से एक सोशल विंग समाज सेवा प्रभाग है, जो समाज के बहुत से भाई बहनों के उत्थान के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। हमारे मध्य परम आदरणीय माधुरी दीदी जी उपस्थित हैं, जो यूपी जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं सोशल विंग की। तो आदरणीय दीदी जी समाज के इस वर्ग के लिए भी अपनी विभिन्न सेवाएं दे रही हैं। तो आज हमारे मध्य उस समाज सेवा प्रभाग के भी बहुत सारे गणमान्य भाई बहनें उपस्थित हैं। हम अनुरोध करते हैं परम आदरणीय उषा दीदी जी का पुष्पों के द्वारा सम्मान और सत्कार करें। बड़े ही हर्षोल्लास से आप सभी हमारे लिए विशिष्ट हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन है। हम सबका परम सौभाग्य है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू से हम सब के मध्य ब्रह्मा कुमारी की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका परम श्रद्धेय आदरणीय उषा दीदी जी का तहे दिल से हम स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन करते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी का गहन पठन और पाठन, वेद शास्त्र का भी संपूर्ण पठन पाठन और मैनेजमेंट की दिशा में भी अपने तर्क और ज्ञान का अद्भुत संतुलन। दीदी जी का लौकिक जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ, परंतु कर्म भूमि भारत है। आज से 5 दशक पूर्व आप इस ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आई, तभी से आपने अपने जीवन में राजयोग का अभ्यास प्रारंभ किया। 1980 से आप समर्पित रूप से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। 1985 में आपने मुंबई से दिल्ली तक की पद यात्रा की। भारत एकता युवा पद यात्रा का श्री कलश भी दीदी जी को सौंपा गया। 2012 में आपको हॉल ऑफ फेम का अवार्ड प्राप्त हुआ। 2019 में नैतिक पुरस्कार शांति पदक थाईलैंड के द्वारा एनायल किया गया। अगेन आपको 2019 में अध्यात्म कल्याण राजदूत का अवार्ड लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट के द्वारा प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ द ग्लोबल ऑर्डर ऑफ डिगनाइट्स के अवार्ड प्राप्त हुआ। आपकी जीवन यात्रा सिर्फ अवार्ड तक ही सीमित नहीं, अपितु जब आज आपकी विदुषी वाणी, अलौकिक वाणी, आध्यात्मिक वाणी जब हम सुनेंगे तो ज्ञात होगा कि आप में वो शक्ति प्रभु पिता की शक्ति है,
चाहे रामायण हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे महाभारत हो, उसकी बातों को जन समुदाय के जीवन में सरलता से रखना, एक एक शब्दों का गुह्य अर्थ समझाना आपकी विशेषता रही है। कुशल वक्ता, कुशल संयोजिका का ये एक प्रारूप है। आप ब्रह्मा कुमारीज की इंटरनेशनल स्पीकर हैं। ब्रह्मा कुमारीज के पॉलिटिकल विंग की आप हेड ऑफिस कोऑर्डिनेटर हैं। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी परम श्रद्धेय उषा दीदी जी को मान और सम्मान के साथ आग्रह करती हैं, आज के विषय पर प्रकाश डालें। परम आदरणीय दीदी जी कहती हैं, ना हर समुद्र से मोती मिलते हैं, ना हर एक मानव से मूल्य मिलते हैं, जिनमें मिलते हैं उनमें बसंत खिलते हैं। आप ऐसे अनमोल रतन हैं जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो हमारे जीवन को आसान कैसे बनाया जाए, आज वो विधि और विधान परम आदरणीय दीदी जी हमारे समक्ष रखेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सतगुरु के दिव्य आवाहन के साथ आज के इस सुनहरी संध्या में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बहुत सुंदर आज का विषय चुना है, जिंदगी बने आसान। सचमुच में जिस जिंदगी के लिए कहा जाता कि ये ईश्वर का वरदान है, भाग्य से मानव जीवन प्राप्त होता है और उस मानव जीवन में भी बहुत सुंदर ईश्वर ने सर्व क्षमताओं भरी बुद्धि दी है, जो और किसी प्राणी में नहीं है, जितने मानव में है। लेकिन फिर भी आज मनुष्य जीवन ही बहुत जटिल होता जा रहा है। अनेक प्रकार की समस्याओं में घिरा हुआ मनुष्य समझता है स्वयं को। अनेक प्रकार की चुनौतियां उसकी जिंदगी में वो समय प्रति समय अनुभव करता है और कहां ना कहां कोई ना कोई ऐसी कदम उठा लेता है जो उसके लिए शोभनीय नहीं है। तो भगवान ने जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति मनुष्य को दी, बौद्धिक शक्ति, और उसमें भी बहुत सुंदर मन दिया है। लेकिन आज मन को सुमन बनाने के बजाय मनुष्य ने अपने मन को इतना विकृत बना दिया है और उस कारण से इतने नेगेटिव विचार मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, जो कभी कभी वो खुद ही परेशान हो जाता है और सोचता है क्या करे। बहुत बड़ा प्रश्न उसके सामने आ जाता है, क्या सचमुच ये अमूल्य जीवन है? मानव जीवन अमूल्य जीवन है? अगर अमूल्य होता तो आज जिंदगी कौड़ी जैसी कैसे बन गई है? वर्थ पाउंड होनी चाहिए, वर्थ नॉट अ पेनी कैसे बन गई है? जब ऐसा अनुभव करता है तो कई लोग अपने जीवन का अंत करने का सोच लेते हैं।
कितने लोग अंत भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जिंदगी उनको भयभीत कर रही है। इसलिए तो आज मनुष्य की जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गई है और उसको आसान कैसे बनाया जाए। जो सूत मूंझ गया है, उलझा हुआ है, उसको सरल सुलझता हुआ कैसे बनाए, जिंदगी को आसान कैसे बनाए। तभी कहा कि आज शायद हर एक व्यक्ति के मन के ये बात है कि हर कोई अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्या किया जाए। जिंदगी को खूबसूरत बनाना या कॉम्प्लिकेटेड बनाना ये हमारे हाथ में ही है। इंसान को भगवान ने सबसे बड़ी पावर अगर दी है तो वो पावर है फ्री विल की। भगवान कभी भी उसके ऊपर कोई बात थोपता नहीं है, उसको स्वतंत्रता दी है कि ये तेरी जिंदगी है, तुम जैसा जीना चाहो वैसे जी सकते हो। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तुम्हें ही अनुभव करने होंगे। जो कर्म करेगा वैसा ही तुम्हें फल भी मिलेगा, उसके लिए भी तैयार रहना। बाकी भगवान कहीं पर भी इंटरफियर नहीं करता है। जैसे आजकल कभी कभी माँ बाप बच्चों की जिंदगी में इंटरफियर करते हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ये कहना चाहिए। भगवान कभी भी हमारी जिंदगी में इंटरफियर नहीं करता है। जब से हम इस संसार में आए उसने हमें फुल फ्रीडम दी है, स्वतंत्रता दी है। ये तेरी जिंदगी है, तुम जैसा जीना चाहो वैसे जी सकते हो। लेकिन साथ में ये भी ईश्वर ने हमें शक्ति दी है जिसको कहा जाए विवेक शक्ति, समझने की शक्ति। और वो समझ के आधार से जीना है, ये नहीं कि बिना समझ के ही जीते रहे। रूल्स भी बताए हैं इस जीवन को जीने के लिए, जिसको कहा जाए कर्म सिद्धांत। और ये कर्म सिद्धांत समझाते हुए हमें इस संसार में भेजा था कि जिंदगी को आसान बनाना है तो समझदारी से जीना। जितना तुम कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे उतना ये जीवन तुम्हें ही बहुत मुश्किल महसूस होगा। जिंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ सिद्धांत जीवन के समझने होंगे, तब ये आसान हो जाएगा। पहला सिद्धांत यही होगा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। बहुत बड़ी पावर है हमारे पास जिसको कहा जाए थॉट पावर, थॉट एनर्जी। उसको जो दिशा देंगे उस प्रकार के विचार हम अपने मन के अंदर निर्मित कर सकते। बहुत सुंदर मैंने कहीं पढ़ा, पानी का अपना कोई आकार नहीं होता है, लेकिन जिस सांचे में उसको डालो वैसा आकार बना लेता है। लोटे में डालो तो पानी लोटे का आकार ले लेगा, पतीले में डालो तो पतीले का आकार ले लेगा,
ग्लास में डालो, ग्लास का आकार ले लेगा। पानी का अपना कोई आकार नहीं है। ठीक इसी तरह हमारी चित्त वृत्ति का भी अपना कोई आकार नहीं है। जिस प्रकार के सांचे में हम उसको ढालेंगे, वैसी हमारी चित्त वृत्ति, या दूसरे शब्द में कहे तो हमारी कॉन्शियसनेस वैसी बनने लगती है। कौन सा सांचा देना चाहिए? तो दो ही सांचे हैं, या सकारात्मक सांचा देते हैं या नकारात्मक सांचा देते हैं। जब हम इस संसार में आए तो हमारी चित्त वृत्ति पानी की तरह एकदम निर्मल पवित्र होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, घर का जो माहौल होता है, समाज का जो माहौल होता है, उस अनुसार हम अपनी चित्त वृत्तियों को ढालने लगते हैं। अगर सकारात्मक सांचा मिल गया तो बहुत सुंदर वह चित्त वृत्ति बनने लगती है। हमारे मन के अंदर भी सुंदर विचारों का निर्माण होने लगता है। लेकिन अगर चित्त वृत्ति को नकारात्मक सांचा मिल गया तो जीवन को जो दिशा मिलती है नकारात्मक, और उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी नकारात्मक बनने लगती है। इसीलिए बड़ी सावधानी पूर्वक हम अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर सकारात्मक माहौल तैयार करें, यह आवश्यक है। क्योंकि कहा जाता कि एक विचार व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन कर देता है। एक विचार। बहुत सुंदर एक दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक कुम्हार था, माटी ले आया, सोचा चिलम बनाता हूं। माटी को रौंदने लगा। उतने में घर में से उसकी पत्नी बाहर आई तो कुम्हार से पूछती है, क्या कर रहे हो? तो कहा, सोचा है चिलम बनाओ, इसलिए ये माटी ले आया। पत्नी ने कहा, चिलम क्यों बनाते हो? गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं, सुराही बनाओ, लोगों को शीतल जल तो मिलेगा। इतना बोल करके वो पत्नी अंदर चली गई। कुम्हार सोचने लगा कि बात तो ये ठीक कर रही है, गर्मी के दिन आ गए हैं, सुराही बनाना चाहिए, लोगों को शीतल जल तो मिलेगा। वो फिर से माटी रौंदने लगा। उतने में माटी से आवाज आई, अरे कुम्हार, क्या कर रहा है? तो कुम्हार ने कहा, सुराही बना रहा हूं। माटी ने कहा, तू तो चिलम बना रहा था। क्या सोचा तो था चिलम बनाऊं, लेकिन अब विचार बदल गया। माटी कहती है, तेरा तो विचार बदला, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। चिलम बनाता था तो खुद भी जलता था, दूसरों को भी जलाता था, लेकिन अब सुराही बना रहा है, खुद भी शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। एक विचार मनुष्य की किस्मत को बदल सकता है। इसलिए अगर नकारात्मक सांचा होगा तो किस्मत कैसी होगी, और सकारात्मक सांचा अगर दे दिया, क्योंकि ये चुनाव हमारा अपना है। सकारात्मक सांचा या नकारात्मक सांचा, ये चुनाव हमारा अपना है कि हम अपनी जिंदगी के लिए क्या चुनते हैं।
और इसलिए जैसे ही सकारात्मक सांचा हमने अपने मन को दे दिया, फिर देखो जिंदगी का स्वरूप ही बदल जाता है। जिंदगी शायद बहुत आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। दूसरा सिद्धांत जो समझने की आवश्यकता है वह है कि जिंदगी में बातें तो बहुत आएगी, अनेक प्रकार की बातें आएगी। कोई कोई बातें चुभने वाली भी होती है, लेकिन जैसे ही कोई बात आए, समझदारी ये है कि बात को छोड़ते जाओ, बात को पकड़ के नहीं रखो। जिंदगी को आसान बनाना है तो बातों को छोड़ते जाओ, बातों को पकड़ के नहीं रखो। जितना बातों को पकड़ के रखेंगे, समय के साथ साथ उस बात को खींचते जाएंगे। 2 दिन पहले उसने मुझे ये कहा था, मैं उस बात को भूल नहीं पा रहा हूं। 2 हफ्ते पहले उसने मुझे ये बात कही थी, वो बात मेरे मन से निकल नहीं रही है। माना हम खींच रहे हैं बात को, बात समझदार है, बात आई और चली गई, लेकिन हम उस बात को पकड़कर बैठ गए। 2 दिन, 2 सप्ताह, 2 महीना, कभी कभी 2 साल तक भी खींचते। 2 साल क्या, 20 साल तक भी हम उस बात को खींचते रहते हैं। बस उसने मुझे ऐसा क्यों कहा था, सामने वाले ने माफी भी मांग ली हो, लेकिन फिर भी हम उस बात को छोड़ते नहीं हैं। और जब जब मौका मिलता है, क्या करते हैं, उस बात का प्रत्युत्तर बार बार देते रहते। इसीलिए दूसरा सिद्धांत कहता है, लेट गो करना सीखो। जिंदगी को आसान बनाना है, बातों को पकड़ो नहीं, लेट गो करो। संक्रांत के दिन विशेष लोग पतंग उड़ाते हैं, और जो पतंग उड़ाने वाले माहिर होते हैं, उनको मालूम है कि रस्सी जो है, जो पतंग के साथ जुड़ी डोर है, वो डोर को कब खींचना चाहिए और कब ढील छोड़नी चाहिए। अगर किसी ने फंसाया हो, दूसरा पतंग अगर फंसाया हो और उस समय कोई खींचना चालू करे, तो क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन ऐसे समय पर ढील छोड़नी होती है। जब ढील छोड़ते हैं तो वो पतंग और ऊंचा उड़ता जाता है और वो डोर कटती नहीं है। ठीक इसी तरह जिंदगी के अंदर भी बातों को अगर खींचते रहेंगे तो क्या होगा, रिश्ते कटते जाएंगे। ऊंचाई को तो जाएंगे, लेकिन रिश्ते अगर कटते गए, अंत में अकेले रह गए, तो क्या फायदा। इसलिए कभी कभी कोई कोई बातों में ढील छोड़ देनी होती है। छोड़ दो, कहावत है, छोड़ो तो छूटे। कई प्रकार की नकारात्मक भावनाएं जो क्रिएट होने लगती है, उससे छूट जाते। हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं जाती है। इसलिए बातों को खींचने के बजाय जिंदगी को आसान बनाना है, तो बातों को छोड़ते जाओ। कहा जाता है कि क्षमा बहुत बड़ा गुण है। किसी ने कुछ कह दिया, नासमझी से कह दिया, भले वो समझदार व्यक्ति ने भी अगर कह दिया, तो उस वक्त उसकी नासमझी ही है। तो इसलिए खींचने के बजाय
क्योंकि खींचना कोई समझदारी नहीं है, रिश्तों को काटते जाना ये समझदारी नहीं है। आवश्यकता है कि हम अपने रिश्तों को महत्व दें, और इसके लिए अगर कुछ बातें छोड़नी पड़े तो छोड़ना अच्छा है। सरल बनते जाओ, सामने वाले को रियलाइजेशन तभी होगा अगर आप उसको रियलाइजेशन कराने का बार बार प्रयत्न करते रहेंगे, तब वो रियलाइज नहीं करता है। उसको लगता है कि अगर ये मुझे पाठ पढ़ाना चाहता है, मैं भी पढ़ा सकता हूं। तो पाठ पढ़ाने के बजाय छोड़ दो, पाठ वो अपने आप पढ़ लेगा, समय उसको पढ़ाएगा। हमें पढ़ाने की जरूरत, हम पढ़ाने जाएंगे तो समय ये काम छोड़ देगा। लेकिन अगर हम समय के ऊपर छोड़ देंगे तो समय आपे ही उसको ये पाठ पढ़ा देगा और हमारी जिंदगी तो आसान हो जाएगी। हम क्यों वो बात का टेंशन लेकर के जीवन में चले? कई बार जिंदगी में लोग टेंशन अनुभव इसलिए कर रहे हैं, कहते बहुत तनाव है, बहुत परेशानी है, क्या करे, बहुत टेंशन है। अब टेंशन क्यों है? टेंशन इसीलिए है, या परेशानियां जो है, अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में जो आ रही है, उसका कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वयं है। कैसे वो स्वयं है? जिंदगी में अधिकतर जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उसका कारण जहां जहां हमारी कमजोरी का प्रयोग होगा, वहां समस्याएं खड़ी तो होगी, समस्याएं जन्म लेंगी। इसीलिए कहावत है, प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड। समस्याएं जो निर्मित है, वो समस्याओं का निर्माण इसीलिए है कि जहां हमने अपनी कमजोरी का प्रयोग किया, वहां समस्याएं निर्मित होनी है। कमजोरी आज किसमें नहीं है? हर एक इंसान के अंदर शक्ति भी है, कमजोरी भी है। जहां कमजोरी का प्रयोग होगा, वहां समस्या खड़ी होगी, जन्म लेंगी। और जहां शक्ति का प्रयोग करेंगे, अर्थात जो ईश्वर ने हमें काबिलियत दी है, जो विशेषता दी है, उस विशेषता का प्रयोग करो संबंधों में, कर्म में, तो देखो वो जिंदगी को बहुत सुंदर स्वरूप देगा, प्रॉब्लम्स का समाधान होने लगेगा। तो इसलिए जहां व्यक्ति समझता है कि हाँ मेरी ये कमजोरी है, ये तो हर कोई जानता है कि उसकी अपनी कमजोरी कहां कहां है, और वो कमजोरी का जब प्रयोग करता है तो वो कमजोरी से जरूर समस्याएं क्रिएट होगी। इसलिए समझते हुए उस कमजोरी से अपने कर्म को दूर रखो, और जहां तक हो सके विशेषताओं का प्रयोग करो, शक्ति का प्रयोग करो। जो ईश्वर ने काबिलियत दी है, उसका समय प्रति समय प्रयोग करो। जो आपके अंदर सद्गुण है, उसका प्रयोग करो। जहां अवगुण, कमजोरी का प्रयोग हुआ, वहां समस्याएं क्रिएट होती है। जहां सद्गुणों का प्रयोग हुआ, व्यवहार में, कर्म में, संबंध में, वहां समस्या का समाधान होगा। क्योंकि ये हमारी चॉइस है, हमारी स्वतंत्रता है कि कोई भी कर्म में, व्यवहार में, संबंध में हम किसका प्रयोग करें।
सद्गुण का करे या अवगुण का करे, शक्ति का प्रयोग करे या कमजोरी का प्रयोग करे, ये हमारी अपनी चॉइस है। कई बार कई लोग जानबूझ करके भी कमजोरी का प्रयोग करते हैं और फिर दुखी होते हैं। प्रॉब्लम्स जब बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि लगातार अगर कमजोरी का प्रयोग करते जाएंगे तो एक के बाद एक समस्या तो खड़ी होती जाएगी। इसलिए जैसे कई बार कई लोग कह देते हैं ना, मेरे में और कोई कमजोरी नहीं है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो गुस्सा ये कमजोरी है। और जिस संबंध में गुस्से का प्रयोग हुआ, सामने वाले का भी ईगो तो होता है। अब मैंने उसके ईगो को हर्ट किया तो समस्या क्रिएट होगी, समाधान क्रिएट होगा। बताओ, सिंपल लॉजिक है कि जहां पर भी व्यवहार में, संबंध में हम क्रोध का प्रयोग करते हैं, अपनी कमजोरी का प्रयोग करते हैं और सामने वाले के स्वमान को ठेस पहुंचती है, तो वहां वो हमारा सहयोगी थोड़ी बनेगा, वहां वो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने वाला ही बनेगा। इसीलिए बहुत सोच समझ करके आज के समय में चलना होगा, ताकि कहा जाए कि जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, ये मत समझे कि वापस उस रास्ते से आना नहीं पड़ेगा। जो बिछा करके जाएंगे, शायद अगर मुड़ करके आना पड़ा तो वही पाएंगे, वही कांटे हमारे पैर में भी चुभेंगे। तो इसीलिए जिंदगी को आसान बनाना है तो कमजोरी के प्रयोग के बजाय, अवगुणों के प्रयोग के बजाय सद्गुणों का प्रयोग करते जाए। और वो सद्गुणों का प्रयोग करने से शायद बहुत सुंदर अनुभव होगा। बहुत सुंदर मुझे एक बात याद आती है कि एक बार, और ये सत्य घटना है, एक बार एक कॉन्ट्रैक्टर था, तो बिल्डिंग बना रहा था और बिल्डिंग बनाते बनाते उसने, उसके नक्शे में शायद उसको पता नहीं चला, तो पास में ही फॉरेस्ट की जगह थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की, तो उस जगह पर भी उसने कंस्ट्रक्शन अपना कर लिया। अब कर तो लिया, फॉरेस्ट वाले आ गए, कहा भाई ये अवैध आपका है, इसको तोड़ना पड़ेगा। इस व्यक्ति ने बहुत प्यार से बात किया लेकिन माना नहीं, उसने कुछ पैसे की डिमांड किया। अब ये व्यक्ति ने उस समय तो मना कर दिया कि भाई मेरा सिद्धांत नहीं है कि मैं रिश्वत दूं, ये करूं, उसने मना कर दिया। फिर सोचा कि चलो इसको कोई भेंट सौगात तो दे देवे। भेंट सौगात उसने दे दिया कुछ। उसके बाद वो कुछ समय के बाद ही वो फॉरेस्ट वाले का रिटायरमेंट हो रहा था, और रिटायरमेंट जब जैसे ही हो रहा था तो उसने सोचा चलो उस भाई को मिल के आता हूं और कहता हूं कि भाई मैंने तेरा काम कर दिया है, अब आगे जो ऑफिसर आएगा तुझे परेशान नहीं करेगा। वो ये अच्छी बात कहने के लिए आया, लेकिन ये भाई की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो उसको लगा कि ये और रिश्वत मांगने के लिए आया है। तो बहुत उसको उस समय गुस्सा आ गया, अनकंट्रोलेबल गुस्सा आ गया। इतना उलट सुलट उसने बोल दिया उसको, बहुत कुछ बोल दिया। बाद में वो भाई ने जाते जाते कहा कि ठीक है, मैं तो रिटायर हो रहा था तो मैंने सोचा मैं आपको ये बता के जाऊं मैंने अच्छा कर दिया है, लेकिन अब जो आपने मुझे दिया है ना, अब मैं ऐसा करके जाऊंगा कि आप के ऊपर और ज्यादा मुसीबत आएगी और कभी आप उससे छूट नहीं पाएंगे। और सचमुच
उसके बाद जो वो लिख करके गए और दूसरे ऑफिसर्स भी जो आए, कितना उसने प्रयत्न किया। एक कमजोरी कितनी भारी पड़ती है कभी कभी लाइफ में। एक जो व्यक्ति के जीवन में अवगुण है, कितना कॉम्प्लिकेटेड उसकी लाइफ को बना देता है। समाधान का नामो निशान नहीं होता है। अनेक रूप से उसने प्रयत्न किए, ऊपर तक जाने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई, उसने लिखा ही ऐसा स्टेटमेंट था जो कोई उस बात को क्रॉस नहीं कर सकता था। भावार्थ ये कि आखिर उसने उस अवैध बिल्डिंग जो बनाई थी उसको तोड़ना ही पड़ा, और तोड़ करके जो नुकसान उसको उठाना पड़ा। तो जीवन में कभी कभी अधिक समस्याएं या हमारी लाइफ जो जटिल बनती है, उसका कारण है कि हमारी अपनी ही कमजोरी का प्रयोग हो जाता है संबंध में, व्यवहार में, रिश्तों में या कर्म में, और वो कमजोरी हमें बहुत बहुत महंगा है वो फेस कराती है, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स में डाल देती है। उसके बदले अगर प्यार से उसको रिसीव किया होता था, प्यार से उससे बात किया होता था, उसको थैंक्स कर दिया होता था, मिसअंडरस्टैंड करने के बजाय पहले उसका आने का उद्देश्य समझ लेता था, न कि आवेश में एकदम आ जाता, तो शायद संबंध सुमधुर होते थे। इसलिए रिश्तों में भी जहां जहां अवगुणों का प्रयोग होता है वहां जटिलता बढ़ती जाती है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। इसलिए पहले सामने वाले के मन के भाव को भी समझने की आवश्यकता, उसके लिए धैर्यता बहुत जरूरी है। आज के समय में लोगों के अंदर धैर्यता नहीं है। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं पढ़ रही थी कि सुनीता विलियम्स और उसका एक साथी अंतरिक्ष में गए थे। हम सभी जानते हैं, गए थे 8 दिन के लिए, खाली 8 दिन के हिसाब से तैयारी थी उनकी अंतरिक्ष में। लेकिन वहां जाने के बाद जब वापस लौटने का समय आया, तब पता चला कि भाई यान में कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट है और अब उनको वहां रुकना पड़ेगा। सोचो, अधीर्यता अगर आ जाती तो क्या होता। उन्हें यह भी पता नहीं है कि कितना समय हमें अंतरिक्ष में रहना होगा। न उनके पास कोई तैयारी थी इतना समय रहने की। अगर अधीर्य हो जाते थे, मेंटल इंबैलेंस क्रिएट कर लेते थे, तो क्या होता था। 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसे रहना, कोई साधन नहीं है उनके पास, पानी खत्म हो गया, खाना पीना खत्म हो गया, क्योंकि 8 दिन के हिसाब से ही तो गए थे। लेकिन सोचने की बात है कि कितना मानसिक संतुलन रखा होगा, कितनी धैर्यता रखी होगी 9 महीने तक। वहां से लेकर के कोई के ऊपर गुस्सा करना कि भाई आप लोग क्यों हमें कोई यान भेज नहीं रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। अगर हिम्मत हार जाते थे, धैर्यता समाप्त हो जाती थी, मानसिक संतुलन समाप्त हो जाता था, तो क्या होता था, क्या होता था, खत्म हो जाते थे। जिंदगी के अंदर, जिंदगी कभी कभी परीक्षा लेती है। जहां हमारी तैयारी नहीं होती है वहां भी हमें परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन जितनी धैर्यता होती है, मानसिक संतुलन हमारा इतना बना रहता है, और उस मानसिक संतुलन के आधार पर
हम उसको हैंडल कर सकते हैं और हैंडल करके विजयी होकर के लौट सकते हैं। ये प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है जिंदगी को आसान बनाने के लिए। जितने भी उसके फोटोग्राफ्स आते थे अंतरिक्ष से, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, और उस जिंदगी को एक्सेप्ट करना, उस परीक्षा को एक्सेप्ट करना, और पल पल उन्हें समय का एहसास नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट इतना फास्ट घूमता था, जो कहा जाता कि 150 मिनट में पूरा राउंड लगा देता था। हर 75 मिनट के बाद दिन उगता था, हर 75 मिनट के बाद रात उगती थी। तो उन्हें यह भी पता नहीं कि हम कितना समय से बैठे हैं, कितने दिन रात गुजर रहे हैं, कितनी धैर्यता की आवश्यकता होती है, तब मानसिक संतुलन। और आज जब इनका टेस्ट हो रहा है, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हो रहे हैं, उसमें भी यही पाया जा रहा है कि इन्होंने जो धैर्यता रखी और मानसिक संतुलन को बिगड़ने नहीं दिया, तो आज वो मेंटली सुरक्षित है। सोचो कि कभी हमारे साथ अगर ऐसी बात हो तो क्या हमारे मन की धैर्यता रहेगी? क्या हम प्रिपेयर्ड है उसके लिए? ये मेंटल शॉक लग जाएगा हमें, और उस मेंटल शॉक के कारण हम अपनी जिंदगी को क्या बना देंगे। कई बार ये न्यूज भी आता था कि अगर वहां अंतरिक्ष में कोई शरीर छोड़ता है तो वो बॉडी को हवा में ही डाल देते थे। वो बॉडी घूमती रहती थी, सालों साल घूमती रहती है, क्योंकि वो अपने पास रख नहीं सकते हैं, तो उनको बॉडी को फेंक देना पड़ता है अंतरिक्ष में। लेकिन 9 महीने के बाद भी अगर वो मेंटली सुरक्षित होकर के आए, तो ये धैर्यता की तो कमाल है। तो जिंदगी को आसान बनाने के लिए जो आवश्यकता है धैर्यता, एक तो पॉजिटिविटी, दूसरी धैर्यता, और तीसरा कमजोरी का प्रयोग ना हो। जहां हो सके वहां सद्गुणों का प्रयोग करते रहे, तो जिंदगी आसान बन जाएंगी। बातों को खींचने के बजाय लेट गो करो। लेट गो जितना करते जाएंगे, शायद हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। मेरा एक कार्यक्रम था मुंबई में, और मुंबई में मेरे कार्यक्रम के बाद एक भाई मुझे मिलने आया। मुझे बताने लगा, बहन जी मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। उसने कहा मेरा बिजनेस जो है ना 3-4 देशों में फैला हुआ है, इतना मेरा कारोबार बड़ा चल रहा है। उन 3-4 देशों में जहां अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषाएं हैं, उन लोगों के साथ मेरा बिजनेस चलता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। बोला वहां मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया कभी भी, विभिन्न संस्कृति वाले लोगों के साथ बिजनेस करने के बावजूद भी। लेकिन आज तक मैं अपनी लाइफ में ये समझ नहीं पाया कि पर्सनल लाइफ में मैं कहां गलत हूं कि 3 बार मेरा डिवोर्स हुआ। 3 बार मेरा डिवोर्स हुआ। आज मेरे साथ कोई भी रहना नहीं चाहते हैं, मेरे बच्चे भी मेरे साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो कहा पर्सनल लाइफ में मैं कहां गलत हूं, मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि जहां देश विदेश में मैं अगर बिजनेस में सफल रहा, इतना बिजनेस कर पा रहा हूं, लेकिन पर्सनल लाइफ में आज मैं एकदम अकेला हूं, और मैं एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं। मैं सोच में पड़ गई
क्या उसको सक्सेसफुल कहेंगे? जो अपने जिंदगी के अंदर अकेलापन महसूस कर रहा है, उसके कोई बच्चे उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो भले ने आज कारोबार उसका 3-4 देशों में क्यों ना हो, लेकिन उसको सफल तो नहीं कहेंगे ना। कारण क्या? कहीं ना कहीं उसका ईगो बीच में आता रहा, और उस ईगो के कारण ही उसकी लाइफ आज इतनी जटिल हो गई, जो वो समझ नहीं पा रहा है कि इतना बड़ा जो मैंने साम्राज्य है बिजनेस का, वो मैं किसको सौंप के जाऊं। ये आज उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरा कोई बच्चा मेरे साथ रहना नहीं चाहता है, तो मैं इतना बड़ा जो बिजनेस मेरा एम्पायर है वो किसको सौंप के जाऊं, समझ नहीं पा रहा है। तो कहां ना कहां वो ईगो बीच में तो आ रहा है। इसीलिए कहा कि भले बिजनेस कॉन्टेक्स्ट उसके देश विदेश में होंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ में तो बहुत बड़ा फेलियर कहेंगे उसको, जो रिश्तों को निभा नहीं सका। और जब ये बात मेरे दिमाग में आती है, तब एक बात हंसी की मेरे मन में आ जाती है कि एक बार एक पति पत्नी रहते थे, और पत्नी पतिव्रता थी। जब भी पति बाहर से आता था, ऑफिस से आता था, तो तुरंत घर का दरवाजा खोल करके सामने स्वागत करके हाथ में जो कुछ भी होता था ले लेती थी, पानी तैयार रखती थी, कुछ चाय नाश्ता भी तैयार रखती थी रोज। लेकिन एक दिन देखा गया कि पति जब काम से आया, तो आज दरवाजा तो घर का खुला था, लेकिन पत्नी सामने नहीं थी वेलकम करने के लिए, उसके हाथ से सामान लेने के लिए भी वहां नहीं थी। देखा तो वो टीवी देख रही थी। पति ने सोचा कि होगा कोई उसका कोई कार्यक्रम चल रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। उसने सामान रखा वहां पर, पानी भी नहीं है, चाय भी नहीं है, कुछ नाश्ता भी नहीं है। उसने सोचा चलो, जैसे ही अंदर आया कुछ नहीं है, उसने पत्नी से पूछा क्या बात है। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उठी नहीं पत्नी कि पानी का ग्लास दूं मैं, जैसे रोज करती थी। वो टीवी देखती रही। पति ने सोचा चलो मैं खुद ही पानी ले लेता हूं। किचन में गए तो सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, रात से ही बर्तन सारे ऐसे ही पड़े हैं, एक ग्लास भी नहीं है। सोचा चलो धुलाई करके ले लेता हूं। धुलाई कर लिया और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद फिर आकर के पत्नी से पूछा क्या बात है। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं। पति ने सोचा ठीक है फ्रेश हो जाता हूं। कमरे में गया तो बिस्तर भी ऐसा ही पड़ा है, कपड़े भी इधर उधर पड़े हुए हैं, कुछ भी समेटा नहीं है, कुछ भी सफाई नहीं है। तो बड़ी झुंझलाहट उसको आ गई। आकर के उसने जोर से पूछा पत्नी को आखिर बात क्या है। तो पत्नी ने कहती है रोज आप शाम को आकर के एक ही बात कहते हो कि तू सारा दिन करती क्या है, तू सारा दिन करती क्या है। आज मैंने कुछ नहीं किया, आज मैंने कुछ नहीं किया, तो आप देख सकते हैं घर की हालत क्या है। कई बार हम सोचते हम ही काम कर रहे हैं, पत्नी घर में होती है तो कोई काम नहीं करती होगी। अरे घर में भी बहुत सारा काम होता है। आप एक दूसरे का अगर सेल्फ रिस्पेक्ट रखेंगे तो बहुत अच्छा रिश्ता बनेगा आपका, पारिवारिक मधुरता आपकी बनी रहेगी।
लेकिन अगर सामने वाले को आप यही कहेंगे तू सारा दिन करती क्या है, तू सारा दिन करती क्या है, कभी अगर वो हड़ताल पर चली गई तो क्या होगा? लाइटर वेन में ये बात मैं कह रही हूं, लेकिन आज कई बार कई जगह पर ये बात सुनने को मिलती है। कई बहनें कहती हम सारा दिन काम करने के बाद भी हमें यही कहा जाता है तू सारा दिन करती क्या है। भावार्थ ये कि एक दूसरे के स्वमान को ठेस पहुंचाने के बजाय अगर घर में कलह क्लेश न हो, घर में मधुरतापूर्ण वातावरण बना रहे, उसके लिए अगर हम एक दूसरे का सेल्फ रिस्पेक्ट अगर बना रखे तो शायद हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जिंदगी आसान न होने का कारण ही यह है कि कहीं ना कहीं हम किसी के ईगो को हर्ट करते हैं, उसको ठेस पहुंचाते रहते हैं, इसलिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। और एक बात, जिंदगी को आसान बनाने के लिए, क्योंकि आज एक खिलौना हर एक के हाथ में आ गया है। कौन सा खिलौना? हर एक के हाथ में आ गया है। घर में 4 लोग होंगे, चारों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, लगे होंगे अपने उस खिलौने के साथ। कई लोग उस बात को महसूस भी कर रहे हैं कि पहले जो आनंद था, उमंग था, उत्साह था घर के वातावरण के अंदर, आज वो नहीं है। कि 4 जने हैं लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता है। और जब कोई किसी से बात, भले सारे विश्व के साथ हम चैटिंग कर रहे हैं, देश विदेश में हम चैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अपने साथ में रहने वाले के साथ हम बात तक नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? घर के अंदर का वातावरण बहुत भारी हो जाएगा, हल्का नहीं रहेगा। जिंदगी को आसान बनाने के लिए वातावरण को हल्का रखना जरूरी है। वातावरण कैसे बनता है? वातावरण बनता है वार्ता से। वार्तावरण है कि वर्ण तैयार होता है वार्ता से। अगर हमारी वार्ता ही बंद हो गई तो घर का वातावरण कैसा रहेगा? भारी हो जाएगा। हर कोई अपने दुनिया में लगा हुआ है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, तो क्या होगा? पारिवारिक प्रेम समाप्त हो जाएगा। घर के अंदर जो सुमधुरता है वो समाप्त हो जाएगी। एक बार मुझे एक स्थान पर ले गए हमारी बहनें, कहा चलो आपको एक जगह ले जाते हैं। जब हम वहां गए तो बाहर में एक बोर्ड लिखा था वाईफाई जोन। वाईफाई जोन लिखा था तो मैंने कहा यहां जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, हर कोई लगा होगा। वाईफाई अगर फ्री मिल रहा है तो हर कोई लगा होगा उसके ऊपर, तो यहाँ ऐसी क्या खास बात है? कहा नहीं नहीं आप चलो तो सही, यहाँ बहुत खास बात है। हम गए तो अंदर में वाईफाई का मतलब लिखा था विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरैक्शन। वाईफाई विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरैक्शन। और सचमुच में वहां का जो माहौल देखा, वहां का जो वातावरण, इतना लाइवली वातावरण था, क्योंकि वहां उस स्थान पर किसी को मोबाइल अलाउड नहीं था, या तो घर में छोड़ करके आना होता है उस स्थान पर जाना है तो, या वहां एक बॉक्स होता है जिस पर आप अपना नाम की चिटकी डाल करके अपना फोन को जमा करना होता है। और फिर अंदर जाकर के देखो, छोटे बड़े बुजुर्ग हर कोई इतना आनंदित था, इतना खुशी से पहले वाली जो गेम्स थी वो खेल रहे थे। कोई कैरम खेल रहा था, आज शायद कैरम कोई देखता भी नहीं है। कोई कैरम खेल रहा था, कोई सांप सीढ़ी खेल रहे थे बच्चे,
कोई लूडो खेल रहा था, कोई क्या खेल रहा था। इतना सुंदर वातावरण था, इतना माहौल लाइट था। क्यों? क्योंकि किसी के हाथ में मोबाइल नहीं था। आज हर कोई ये महसूस तो करता है कि पहले जब मोबाइल नहीं था तो हमारा जीवन बड़ा आसान था, हमारी जिंदगी आसान थी। आज भले कई कारोबार को आसान कर दिया इस मोबाइल ने, लेकिन हमारी जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। कोई व्यक्ति न चाहते हुए भी परेशान कर रहा होता है मोबाइल के कारण, क्योंकि आप कहीं पर भी हो वो आपको कैच कर सकता है। आप स्विच ऑफ भी नहीं कर पाते हैं वहां पर, और उसको जवाब भी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वो परेशान कर रहा है। तो व्यक्ति का टेंशन लेवल ही बढ़ गया है। कारोबार भले आसान हो गया हो, लेकिन शांति से न खाना खा सकता है, शांति से कोई बात नहीं सुन सकता है। ऐसे सुंदर अगर स्थान हो, लेकिन वहां भी वो मोबाइल उसको डिस्टर्ब कर रहा हो, बार बार कोई बुला रहा हो, क्या करना पड़ता है? आखिर उसको उठ के जाना ही पड़ता है। तो भावार्थ ये कि जीवन को आसान बनाना है। साधन बहुत अच्छी चीज है, मोबाइल ये साधन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसको मालिक नहीं बनाओ, उसको गुलाम बना के रखो। जितना ये साधनों को गुलाम बना के रखेंगे, जिंदगी आसान हो जाएंगी। जितना उसको मालिक बना करके सिर पर बिठा दिया, तो आपकी जिंदगी को क्या करेंगे? नर्क बना देंगे। आज ये मोबाइल के कारण कितने रिश्ते टूट रहे हैं, कितनी परिस्थितियां बनती जा रही है। हाँ, इसलिए कहा मालिक बन के उसका प्रयोग करो, उसके गुलाम नहीं बनो। जो आपकी जिंदगी, जब चाहो आप उसका मुख बंद कर सको, इतना आपका अधिकार हो, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। और तब आप देखेंगे कि लाइफ कितनी सुंदर हो जाएगी। जो पहले का माहौल है, घर में भी जब जाते हो तो कोई कोई दिन तो ऐसा रख सकते हैं जिसको कहा जाए कि भाई बड़े बड़े घरों के अंदर भी आज ये सिस्टम बना दिया है कि घर में प्रवेश किया तो मोबाइल को जमा कर देना होता है। साथ में मिलकर के सब हंसी खुशी के साथ भोजन स्वीकार करते हैं, बातें करते हैं, अपने मन को हल्का कर देते हैं। मोबाइल अलाउड नहीं है। पारिवारिक संबंध तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी देखा है कि उनके जीवन के ये सिद्धांत है कि कुछ समय के बाद, भाई इतने बजे के 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है, जमा कर देना है, परिवार को समय देना है, परिवार के साथ हंसी खुशी से बैठ करके जीवन का सेलिब्रेशन करना है। कितना दिन है हम सभी। तो इसीलिए कर्म सिद्धांत को समझते हुए जीवन की जो बातें हैं वो अधिकतर कॉम्प्लिकेशंस हमारे अपने समझदारी की कमी के कारण ही आ रही है। तो जिंदगी को आसान बनाना है तो भगवान ने जो ये बहुत पावरफुल गिफ्ट दिया है, बौद्धिक शक्ति, और उसमें भी जो विवेक शक्ति दी है, उस विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए, सही समय पर सही तरीके से उसका प्रयोग करते हुए उसका इस्तेमाल करें, तो देखो जिंदगी कितनी आसान बन जाती है। एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सम्मान देते हुए, सम्मान प्राप्त करते हुए, क्योंकि आप कभी भी किसी को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा अवश्य। तो सम्मान दे करके, सम्मान लेते हुए जिंदगी को आसान बनाए। और भी कई बातें हैं, लेकिन समय की एक सीमा है। तो इसीलिए जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदले, अपनी सोच को बदले, अपने
जो चित्त वृत्ति है उसको सकारात्मक सांचा दे और बातों को लेट गो करना सीखे तो देखो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ये तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स थी, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि समय मिलता है तब मेडिटेशन भी अवश्य करें। अपने मन को एकाग्र करते हुए मन को सशक्त बनाए, मानसिक और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाए, जिससे जीवन जब कभी परीक्षा ले सुनीता विलियम्स की तरह, तो कम से कम हमारे जीवन में धैर्यता बनी रहे और वो धैर्यता के साथ हम सुलझाएं, उलझाए नहीं, अपने जीवन को सुलझाते जाए। उस धैर्यता के साथ बड़े से बड़े परीक्षा पेपर को भी सहजता से मानसिक संतुलन के साथ उसको पार करें। तो उसके लिए थोड़ी क्षणों के लिए हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, स्वस्थ होकर के बैठे सभी, पीठ सीधी हो एकदम, और जो विचार मैं आपको देती जाऊं उन विचारों को आप अपने मन के अंदर महसूस करें, फील करें, अंतर चक्षु से उसको देखने का अभ्यास करें। तो कुछ क्षणों के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, अंतर चक्षु से स्वयं को भ्रुकुटी के मध्य में एक चैतन्य शक्ति के रूप में महसूस करें। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। वास्तव में मैं आत्मा इन कर्मेंद्रिय की मालिक हूं, अधिकारी हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति हूं। धीरे धीरे मन को ले चले एक यात्रा पर, अपनी वास्तविकता की ओर। महसूस करें कि मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में पवित्र निर्मल हूं। चारों ओर दिव्य प्रकाश का प्रभा मंडल है। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन फैले हुए हैं।
कितनी शांति महसूस कर रही हूं। इसी शांति में सच्चा सुख समाया है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। इसी शांति में परम आनंद है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप हूं। यही मेरी वास्तविकता है। ऐसी शांति में शक्ति है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। मैं शांत हूं, शुद्ध हूं, शक्ति स्वरूप हूं। धीरे धीरे मन को ले चलते हैं ईश्वर के सानिध्य में और अंतर चक्षु से देखती हूं जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। कितना सुंदर दिव्य अलौकिक स्वरूप है। ईश्वर के सानिध्य में कितना सुकून महसूस कर रही है। मन शांत है, सुकून का अनुभव करती है। परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से मैं आत्मा सशक्त हो रही हूं। कितना सुंदर ये अनुभव है। धीरे धीरे अपने मन को वापस इसी क्षण में ले आती। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आदरणीय उषा दीदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आदरणीय दीदी जी ने इतना सुंदर मंत्र हमको जिंदगी को आसान कैसे करें कि अपने विचारों को, अपने बातों को अपनी चित्त वृत्ति पर ना रख करके उनको लेट गो करें। पुनः पुनः आदरणीय दीदी जी का बहुत 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 तहे दिल से हम सभी शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया 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 आदरणीय दीदी जी। सचमुच सकारात्मकता, आध्यात्मिकता का प्रकाश एक ऐसा प्रकाश है जो हर मानव के मन को आलोकित कर देता है। आमंत्रित कर रहा हूं परम आदरणीय राजयोगिनी माधुरी दीदी जी,
आप ब्रह्मा कुमारी इस लखनऊ की क्षेत्रीय निदेशिका है। मैं आदरणीय दीदी जी से निवेदन करता हूं कि आदरणीय दीदी जी आज के इस पावन अवसर पर आप अपने शुभ वचनों से, प्रेरणादायी वचनों से हमें अनुग्रहित करेंगी। परम आदरणीय राजयोगिनी माधुरी दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की ये सभा बहुत सुंदर सभा है और हम सब ये बात जानते हैं कि इस कार्यक्रम का शुरुआत या कहें इस कार्यक्रम का प्रारंभ या कहें इस कार्यक्रम की प्रेरणा इशारे प्रमाण तो ऊपर वाले का इशारा ही होता है। तो सबसे पहले हम उस प्यारे प्रभु परमात्मा शिव को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इस बात के लिए भी करते हैं कि हमारे इस सभा के अंदर भाई बहनों की शोभा के साथ साथ हमारी आदरणीय उषा दीदी जी जो आज आपके सन्मुख हैं, आपके इशारों से, आपकी शुभ प्रेरणा से, आपकी इच्छा से और हम सबका उमंग उत्साह जो विशेष रूप से बढ़ाया वो यही है कि जिंदगी में जो भी समस्याएं आती हैं उनको हम आसान कैसे करें। कितने सुंदर शब्दों में आपने हम सबको संबोधित किया और आशा भी रखते हैं कि आप सब जरूर अपने जीवन में आपके उन वाक्यों को, महावाक्यों को जरूर अपनाएंगे और बहुत छोटी छोटी बातें सुना करके उदाहरण के रूप में हम सभी को का मनोबल बढ़ाया कि हमको कभी भी अपने जीवन में हार नहीं खानी है। तो आगे हम इन सब बातों के लिए और ज्यादा क्या कहें। अच्छा तो यही है कि जो हम सब ने ये समय सफल किया है उस प्यारे प्रभु परमात्मा के प्रति हमने अपना समय, संकल्प, श्वास दिया है। इससे भगवान की, शिव परमात्मा की हमें आशीर्वाद और वरदान भी मिलते हैं जिससे कि हम अपने इसी जीवन में बहुत अच्छे से, आसान रूप से आगे बढ़ा सकते हैं और सदैव खुशनुमा रह सकते हैं। उसके बहुत अच्छे तरीके उषा दीदी ने सुनाए। अभी हम की समस्याओं से चले हम समाधान की ओर। तो जिंदगी में चाहते तो हम सब यही हैं, जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, बहुत सुंदर शब्दों में मधुरता के साथ हमारे संबंध बने रहें। यही हमारी सबकी आशा और यही प्रभु पिता की देन है कि हम सब अपने जीवन को सुखमय बनाएं। ओम शांति, ओम शांति।